अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियोस में आप लोगों को बताया जाएगा कि नम्स का टेस्ट जो और यूएचएस का टेस्ट है जो इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और हमारे पास जो कन्फर्मेशन जो नोटिस आया है कि 2020 एंट्री टेस्ट में नम्स और यूएचएस के किस किस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे। तो गाइस आप लोग इस काइंडली इस वीडियोस को केयरफुली सुनिएगा जो इस पर डिस्क्राइब किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपने अभी तक इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ जो नम्स का टेस्ट या यूएचएस का टेस्ट वो देना चाहते हैं। इसके अलावा ये वीडियो ईटा के टेस्ट जो केपीके के लिए और सिंध के टेस्ट लम्स के लिए और स्टेट टेस्ट उनके लिए भी, यानी कि ऑल एंट्री टेस्ट जो मेडिकल के पाकिस्तान में होने हैं 2020 के लिए, उनमें से फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं वो इस वीडियो के अंदर अपलोड कर दिए गए हैं। इसलिए इसको शेयर ज़रूर करें फ़र्दर से फ़र्दर ताकि हर स्टूडेंट तक जिसने ये एंट्री टेस्ट देना है उस तक इस वीडियो की पहुंचाई हो, यानी कि उस वहाँ तक वो ये वीडियो पहुंच सके और हर वीडियो स्टूडेंट इसको देख सके। गाइस सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास फिज़िक्स का आता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, इसका क्या फार्मूला है, इसका क्या यूनिट है और इसकी क्या डायमेंशन होती है, हम ये तीनों चीज़ें इसमें कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का सबसे पहले जो इसका फार्मूला आता है वो कहता है कि इट इज़ द रेशो ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज, यानी कि जब हम फोर्स को डिवाइड करते हैं चार्ज क्यू से तो दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। उसके बाद इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम एफ़ का यूनिट कौन सा होता है वो न्यूटन होता है और चार का जो कौन सा है वो मैंने आपको बताया कूलम। और अगर पेपर में एमसीक्यूज़ आता है और आपसे कहा जाता है कि आपने इसका यूनिट फाइंड आउट करना है और आपको ये नहीं पता कि इसका क्या यूनिट है, तो आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को रिवाइज़ करें। आपको किसी भी तरह की उसकी अगर डेफिनेशन याद है तो आप उसकी डेफिनेशन से उसका फार्मूला बना सकते हैं और जब आपको फार्मूला मिल जाता है तो आप उसके फार्मूले से उसका यूनिट डराइव कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन को देखो फिर उसका फार्मूला और उससे मैंने यूनिट निकाला है, ठीक है। अब इसके बाद जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है वो है डायमेंशन। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो डायमेंशन को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं समझते क्योंकि चैप्टर 1 है, ये फिजिक्स पार्ट 1 का एक छोटा सा टॉपिक है, तो काफ़ी स्टूडेंट इसको अनइम्पोर्टेंट समझ के इसको लीव कर देते हैं। लेकिन गाइस ऑलमोस्ट 2 नंबर के एमसीक्यूज़ नम्स यूएचएस ईटा वगैरह में इस डायमेंशंस के टॉपिक में से आता है। अब डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की क्या करते हैं डायमेंशन, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डायमेंशन वैसे ही किस तरह से मालूम की जाती है। गाइस इसके 3 स्टेप्स होते हैं डायमेंशन के। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको उसकी फ़िज़िकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद आपको फार्मूला, देन आपको उसका यूनिट एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन करते कैसे हैं प्रोसीजर क्या है, मैं आपके सामने अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायमेंशन जो एक्सप्लेन करता हूं तो आप इसको केयरफुली सुनिएगा। देखें इसमें हमारे पास जो रेशो आ रही है दैट इज़ एफ डिवाइडेड बाई क्यू। फोर्स है ऊपर और क्यू है नीचे, तो फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल टू एम ए। एम कैपिटल एम से रिप्रेजेंटेशन होता है, ए एक्सलेशन है, उसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन डायमेंशन की है ए इक्वल टू वी डिवाइड बाई टी। फिर वेलोसिटी फर्दर आगे आती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस तरह से हम लोग जो है ना डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस डायमेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप लोग केयरफुली ज़्यादा टाइम दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट नोट देता चलूँ कि हर वो स्टूडेंट जो नम्स का यूएचएस का टेस्ट दे रहा है वो इस वीडियो को जो कम से कम 10 से ज़्यादा बार देखे ताकि उसको अच्छी तरह समझ में आए। ये वीडियो की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 25 मिनट्स की है। तो आप सब लोगों से एडवाइस है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग नंबर फुल लाएँ तो इस वीडियो को कम से कम पूरे 10 से ज़्यादा बार देखें और फुल वीडियो को देखें। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं 2-3 बार मिनट्स बाद इस वीडियो को लीव करके छोड़ देते हैं, लेकिन इससे क्या आपका अपना नुकसान है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हम लोग पेपर के बाद रिव्यू लेते हैं, हमें मैसेजेस कॉल्स आते हैं कि सर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफ़ी इतने नंबर नहीं आते, तो इसकी क्या रीज़न है। आप इसकी रीज़न यही है कि जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाती है आप इसको केयरफुली इसको बार बार देखो ताकि बार बार देखने से आपको उसकी प्रिपरेशन होती है। तो स्पेशली मेरी उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो नम्स यूएचएस ईटा का टेस्ट दे रहे हैं कि इस वीडियो को कम से कम 20-25 मिनट की वीडियो है, इसको कम से कम 10 या 12 बार देखें ताकि आपको इसकी फुल तैयारी हो।
और स्पेशली वो नम्स के ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट जिनका मंडे को क्विज़ है 5 PM के स्टूडेंट्स सारे और 7 PM के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप लोगों के लिए लाजमी है कि आपने इस वीडियो को 10 बार देखना है, क्योंकि आप लोगों का मंडे को क्विज़ है। तो वो इन्हीं एक वीडियो ये है और 5 वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप उनको भी देखिए कम से कम 10 बार, और इस वीडियो को भी कम से कम 10 बार देखें ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। गाइस उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, फिज़िक्स का जो सबसे ज़्यादा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है दैट इज़ लीड एंड लैग। लीड क्या होता है और लैग क्या होता है ये मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको केयरफुली सुनिएगा। सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि लीड क्या होता है और लैग क्या होता है। गाइस लीड का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से आगे निकल जाए तो उसको लीड बोला जाता है। लैग का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से बिहाइंड या उससे पीछे रह जाएं तो उसको बिहाइंड कहते हैं। हम नम्स ऑनलाइन ट्यूशन में सब स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि हर टॉपिक शुरू करने से पहले आप उस लीड और लैग की जो डेफिनेशन है या उसका मीनिंग है उसको अच्छी तरह समझ लें। तो गाइस इसमें मैं आप लोगों के सामने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ और फिर इसकी मैंने इलस्ट्रेशन भी लिखी है, तो मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूँगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। काइंडली इस वीडियो को 10 बार देखें ताकि आपको समझ में। गाइस लीड एंड लैग की डेफिनेशन वो एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि व्हेन कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन एन एसी सर्किट द करंट एंड द वोल्टेज डू नॉट पीक एट द सेम टाइम। बिल्कुल सही कह रहा है कि जब आप कैपेसिटर या इंडक्टर्स में करंट या वोल्टेज को यूज़ करते हो तो वो दोनों एट द सेम टाइम जो उनसे है ना वो काम नहीं करते, ठीक है, डिफरेंट टाइम होता है। या तो करंट लीड कर रहा होता है या फिर वोल्टेज लैग होता है, या फिर वोल्टेज लीड कर रहा होता है तो फिर करंट लैग करता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। दिस लीड्स टू अ पॉजिटिव फेज फॉर इंडक्टिव सर्किट्स, ठीक है। सिंस द करंट लैग्स द वोल्टेज in inductive circuit the phase is negative of the capacitive circuit since the current leads the voltage। ठीक हो गया गाइस। अब हम इसकी इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं कि इसमें इस इलस्ट्रेशन में उसने क्या एक्सप्लेन किया गया है लीड और लैग के कॉन्सेप्ट में। गाइस अगर आप इसकी डायग्राम पे फोकस कर रहे हैं, देखें इसमें 2 लाइंस को रिप्रेजेंट किया गया है। एक ब्लैक लाइन है दैट इज़ कंटिन्यूस लाइन, और फिर एक रेड लाइन है दैट इज़ अ डॉटेड लाइन, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि रेड लाइन को लेट्स सपोज आप सोच लें कि वो करंट है, और जो ब्लैक कंटिन्यूस लाइन है वो एक वोल्टेज है। गाइस यहाँ से जहाँ अगर हम पहला पॉइंट देखते हैं जहाँ से वोल्टेज भी स्टार्ट हो रहा है तो वो 0 पॉइंट है, और जहाँ से आई करंट नेगेटिव फेज से स्टार्ट हो रहा है वो एक नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वैल्यू है -π/2। गाइस याद रखिएगा, अगर माइनस में कोई आप 10,000 को लिखते हो और एक पॉजिटिव ज़ीरो लिखते हो तो पॉजिटिव ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन योर नेगेटिव 10,000, ठीक है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज जोन सा है वो ज़्यादा है, लीड कर रहा है करंट आई से 90 डिग्री से। इसको लिखना कैसे, इसका फार्मूला कैसे देखें, V0 माइनस फिर ब्रैकेट -π/2 की जो करंट का ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर आएगा 90, यानी कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है। अब हम एक और पॉइंट देखते हैं, वोल्टेज के टॉप वाले ग्राफ पे देखें जहाँ मैंने 90 डिग्री उसके ऊपर लिखा हुआ है। इस 90 डिग्री पर अगर आप नोट डाउन करें तो देखें यहाँ पे वोल्टेज का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, और जो करंट आई का जो एंगल बन रहा है ना दैट इज़ योर 0 डिग्री। गाइस ठीक है, वो 0 डिग्री है। तो अब आपने इसको कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर करने के लिए गाइस स्पेशल ज़रूरी है कि आप चेक करें कि इसमें जो डिफरेंस कितना है। वोल्टेज जोन सा 90 डिग्री पे है तो करंट कितना पे है, करंट पहली बार हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर रहा है तो इट मीन्स के जो आई है वो 0 डिग्री पे है, और वोल्टेज जोन सा 90 डिग्री पे है। तो गाइस आप फिर वही फार्मूला लगाएं, 90 माइनस 0, आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 90। तो गाइस अब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि वोल्टेज जोन सा वो लीड कर रहा है करंट आई से कितने एंगल के साथ, 90 एंगल के साथ। अब आप लोगों को मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को लीड और लैग मज़ीद समझ में आ जाएगा। इस आप लोग जस्ट सपोज करें कि 2 स्टूडेंट हैं जो रेस लगा रहे हैं, एक स्टूडेंट 1 है एक स्टूडेंट 2 है। अगर तो आप कहते हैं कि स्टूडेंट 1 जो सा है वो आगे आगे जा रहा है और स्टूडेंट 2 पीछे है उससे, तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट 1 जो सा है वो लीड कर रहा है स्टूडेंट 2 से।
और इसको दूसरे वर्ड में आप कैसे कहेंगे? दूसरे वर्ड में हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि स्टूडेंट 2 क्योंकि जो पीछे है, तो आप इसको फिजिक्स के टर्म्स में कहो कि स्टूडेंट 2 इज़ लैगिंग बिहाइंड द स्टूडेंट 1, इस तरह से। तो ठीक है, इसी तरह आप इसको कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये था लीड एंड लैग। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है फिजिक्स का, दैट इज़ योर मॉड्यूलेशन। के मॉड्यूलेशन क्या होता है, कि कौन कौन सी इसके टाइप्स हैं, और हम इसको कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। गाइस, मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको इतने कॉन्सेप्ट के साथ और इजी वे से समझाऊंगा कि आप लोगों को उसकी अच्छी तरह उसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आप लोगों की वो अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। गाइस, अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो कहता है कि modulation is the process of converting data into radio waves by adding information to an electronic or optical carrier signal. Modulation is usually applied to electromagnetic signals, radio waves, lasers, optics and computer networks. खैर, मॉड्यूलेशंस की ये उसने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। मॉड्यूलेशन एक वो प्रोसेस होता है जब हम एक दूसरे फ्रेंड्स को, जब एक दूसरे फैमिली में हम कॉल करते हैं, तो हमारी जो आवाज़ होती है वो समटाइम्स अप एंड डाउन होती है या सिग्नल डिस्टोर्शन होती है। इसके अलावा जो आप लोग अक्सर टेलीविज़न देखते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि सिग्नल डाउन है, आपके टेलीविज़न जो सा चैनल को डिस्प्ले नहीं कर पाता। इसी तरह जो आपके कंप्यूटर्स की जो नेटवर्क्स होती हैं, इनकी जो स्पीड होती है इंटरनेट की, वो भी कभी आपके लिए हर्डल क्रिएट कर रही होती, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये जो कभी आप लोगों को जो सही आउटपुट नहीं मिल रहा, आपको सही तरह आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, सही नेटवर्क नहीं आ रहा, दिस प्रॉब्लम्स आर बेसिकली कॉल्ड मॉड्यूलेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये मॉड्यूलेशन होता क्या है? मॉड्यूलेशन इज़ बेसिकली द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द फ्रिक्वेंसी और द एम्पलीट्यूड ऑफ योर सिग्नल्स। उसके बाद अगर आप इसकी टाइप्स की तरफ देखते हैं, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और फिर होता है फेस मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो हमारी बात के दरमियान में जो टाइम डिफरेंस होता है, उसमें जो डिस्टॉर्शन आती है, दैट इज़ कॉल्ड योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसकी वजह से भी मॉड्यूलेशन अक्सर हो सकती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हमारी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, समटाइम्स वो वेरी कर सकती है। उसके वेरी करने से क्या होता है, आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो भी डिस्टॉर्शन कर सकते हैं। तो ये जो 2 मेन रीजंस हैं मॉड्यूलेशंस की। लेकिन इसमें जो थर्ड टाइप है जो लिखी हुई है एंड पे, दैट इज़ फेस मॉड्यूलेशन, जिसमें फेस डिफरेंट हो जाता है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, हमारी बात रिवर्स होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपने अक्सर फील किया होगा, जब आप एक दूसरे को कॉल करते हैं या जो कुछ बोलते हैं, तो वो हमें भी सुनाई दे रहा होता है ना, कि आवाज़ डबल अप फेस चेंज कर रही होती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं मॉड्यूलेशंस कहलाती हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ तक था फिजिक्स। लेकिन गाइस, इसको स्लाइड्स को जो अभी तक मैंने की हैं, इसको बार बार आप लोग देखें, 10 से ज़्यादा बार देखें, स्पेशली नम्स के ऑनलाइन ट्यूशन के स्टूडेंट्स जिनका मंडे क्विज़ है, आप लोग के लिए तो ज़रूरी है ना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का 15 नंबर का क्विज़ है। तो आप लोगों ने इस वीडियोज़ को कम से कम 10 बार देखें। और वो स्टूडेंट्स भी जिन्होंने नम्स का यूएचएस का देना है, आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको वीडियो को बार बार देखें। अब हम केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं कि केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, और उनकी कैसे सोल्यूशन होता है। गाइस, हमारे पास सबसे पहले आ रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करना है, और फिर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या होती है, और इसको कैसे मालूम करना है। अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ फोकस करें, तो इसका जो फार्मूला है वो मैंने देखिए रैम शॉर्ट फॉर्म लिखी है रिलेटिव एटॉमिक मास की, RAM। इसका पहले मैं फार्मूला आपके सामने पेश करता हूँ, फिर एग्जांपल करेंगे, उससे आपको इसकी अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन हो जाएगी कि ये क्या चीज़ है और कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। पहले तो इसके ऊपर लिख लें, दिस इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपकी स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स, और आपको फार्मूला कैसे सॉल्व करता है वो देखी जाती है। और नम्स के टेस्ट में 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन, और यूएचएस में भी ये MCQs रिपीट किए जाते हैं। सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला रिपीट कर दूं, जी जोन सा होता है, दैट इज़ योर चार्ज नंबर, जिसको आप एटॉमिक मास भी बोलते हो। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से, फिर प्लस करना है जी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, फिर प्लस एंड सो ऑन।
डिवाइड कर देना है 100 से। गाइस यहाँ पे मैंने 2 जी लिखे हैं, ठीक है। 2 जी क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल ली है वो मैंने क्लोरीन की ली है, ठीक है, इसलिए मैंने नीचे Cl लिखा है। आपके पास जितने भी एलिमेंट जो गिवन होंगे पेपर में, उसके जितने आइसोटॉप्स गिवन होंगे आपने उतने जी लगाने हैं। अगर 3 आइसोटॉप गिवन है आपने Z3 तक जाना है। मैंने 2 जी लिखी हैं क्योंकि क्लोरीन के सिर्फ 2 आइसोटॉप होते हैं। पहला जो आइसोटॉप है उसका जो मैं जी है दैट इज़ 35, और जो सेकंड आइसोटॉप है उसका जी है 37, ठीक है। तो अब आपने कंसंट्रेशन देखनी है कि इन दोनों की कितनी है। भाई जो हमारे पास पहला वाला जी आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन जो हमारे पास आ रही है दैट इज़ 25%, और सेकंड वाला जी है उसकी कंसंट्रेशन जो सा है 75%। आपने करना क्या, आपने परसेंटेज को डायरेक्ट पुट नहीं करना। अब मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, आप लोग केयरफुली सुने, बेहतर ये है कि आप उसको लिखते जाएं। देखें, अब आपने सोल्व क्या करना है, आपने फार्मूला लिख लिया है जी इंटू परसेंटेज प्लस जी इंटू परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। आपने पहला जी लिखा 35 मल्टीप्लाइड बाई 75%। गाइस लेकिन आपने 75% को पहले कन्वर्ट करना है एक होल नंबर में। परसेंटेज से हमेशा नंबर में जाने के लिए आपने उसको डिवाइड करना है 100 से। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 35 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 प्लस डालें, फिर जी लिखें 37 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, फिर डिवाइड कर दें 100 से, फिर आपने सोल्व करना है इसको। गाइस लेकिन यहाँ पे आपने करना क्या है, आप मेरी बात को केयरफुली सुने। जब भी आपको कोई परसेंटेज में वैल्यू गिवन होती है आपने उसको होल नंबर में जाना है तो आपने उसको डिवाइड करना है। अब आपने होल नंबर से उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो आपने उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। कैसे, ये वो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो नम्स और यूएचएस के टेस्ट में आता है, स्पेशली फिजिक्स में आपको काम करता है, क्योंकि नम्स के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो मैं आपको वो मैथमेटिकल स्किल्स बता रहा हूँ जो आपको बगैर कैलकुलेटर करने में मदद कर सकती है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये यूनिट्स की जो कन्वर्जन होती है। अगर फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल पेपर में आता है और वहाँ लिखा होता है कोई भी यूनिट, लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को अपने मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है और मीटर एक बड़ा यूनिट है। जब भी आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना होता है तो आपने हमेशा उसको डिवाइड करना होता है। और आपने मीटर से अगर वापस सेंटीमीटर में जाना, यानी कि आपने एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो आपने मीटर को यानी कि मल्टीप्लाइड करना है उसको 100 से। तो गाइस इन ट्रिक्स को बार बार देखें ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये नम्स और यूएचएस के लिए सबसे जो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं, जो आपको मैथमेटिकल ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो आपको ये चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आप लोग जो एलिमेंट की जो परसेंटेज होती है इसको कैसे मालूम कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला मैं आपके पास लिख रहा हूँ, देखें, डॉट का मतलब है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज़ इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, देखें एटॉमिक मास की आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी गिवन है, आपने सिंपल उसका मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। गाइस लेकिन जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो गिवन होती हैं हमेशा पॉइंट्स में। तो जो हमारी जो टीम है नम्स ऑनलाइन ट्यूशन के जो टॉपर्स हैं, जो ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 5 PM 7 PM जितने भी हमारे बैचेस चल रहे हैं, हमने सब स्टूडेंट्स को ऑलरेडी गाइड कर दिया हुआ है कि पॉइंट की वैल्यूज़ को कैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड और उनकी पावर लेते हैं विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये स्पेशली आप लोगों के लिए है। और इसके अलावा जो न्यू स्टूडेंट जो नाम से यूएचएस का टेस्ट दे रहे हैं तो इन वीडियोस को बार बार देखें ताकि उनको भी समझ आ जाए कि ये सारी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम उसके अब हम जो उनसे है नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं, केमिस्ट्री के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे पास आ रही है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है। गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अच्छी तरह कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये हमें समझ में आ जाए। गाइस ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी को पहले हम करते हैं कि ये क्या होती है और इसका क्या रिलेशनशिप है, कि यानी कि एटम की शेल्स होती है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी एंड सो ऑन। तो हम देखेंगे कि किस शेल में ये ज़्यादा होती है और किस शेल में कम होती है। तो ये इस तरह है, ऐसा MCQs आ सकते हैं आपके नम्स के टेस्ट में, और मंडे के क्विज़ में भी मैं नम्स ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट से ये क्वेश्चन किए जाएंगे।
अब अगर हम इसमें देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी को अगर पहले देखते हैं कि ये क्या होता है, दिस इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। देखें, आयनाइजेशन की एनर्जी को आप लोगों ने डेफिनेशन को इसको याद रखना है कि इसका मतलब ये है कि ये वो एनर्जी है जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या कह रहा है कि एक एटम है, अगर उसकी शेल है 1 2 3 4 जितनी भी उसकी शेल है, जो पहली वाली शेल होती है उसकी एनर्जी कम होती है, सेकंड वाले की उससे ज़्यादा होती है, तीसरी वाले की सेकंड से ज़्यादा, चौथी की थर्ड से ज़्यादा, एंड सो ऑन इट इंक्रीजेस, ठीक है। अब पहले की क्यों लेस होती है मैं आपको इसका बता दूं, क्योंकि जो पहली शेल होगी वो तो ऑटोमेटिकली यानी कि न्यूक्लियस के नज़दीक होगी। तो जब वो न्यूक्लियस के नज़दीक होती है तो उसमें हमें यानी कि कम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसके आउटर शेल से। जब हम आई शेल पे जाते हैं तो एनर्जी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो अफिनिटी है वो क्या होता है। गाइस देखिए, अफिनिटी ए से निकल रहा है, तो ए का मतलब होता है ऐड करना। तो गाइस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन आपको समझ आ गई। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये किस शेल में ज़्यादा होती है और किस शेल में ये कम होती है। तो गाइस अगर आप चेक करें, फॉर द फर्स्ट शेल इट इज़ हाई, सेकंड के लिए आप आगे जैसे आप आगे जा रहे हैं ना बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए वो लिख रहा है कि पहली शेल की ज़्यादा, दूसरी की उससे ज़्यादा, तीसरी की उससे ज़्यादा, चौथी की तीसरी से भी ज़्यादा होगी। तो बेसिकली ये है क्या चीज़, ये चीज़ें देखेंगे जितना जितना आपकी शेल ऑर्डर इंक्रीज़ करी जा रहा है तो आपका जो है लाइक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो आपकी एनर्जी है वो भी 1 by 1 यानी कि इंक्रीज़ करी जा रही है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कॉन्सेप्ट। अब आपको ये वीडियोस देख के यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी समझ आए, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी होता है ये क्या होती है, ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है यानी कि क्या इस्तेमाल होता है। गाइस मैं आपको एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पहले बता दूँ, इसको अपने पास रजिस्टर्स पे सेव कर लें। मैं फिर वही सेम बार रिपीट कर रहा हूँ। जो फिज़िक्स का जो टेस्ट होता है हमारे पास और जो केमिस्ट्री का टेस्ट होता है, चाहे तो वो एक नम्स का टेस्ट हो, चाहे या वो ईटा हो, चाहे वो यूएचएस हो, चाहे वो सिंध के स्टूडेंट्स जो लम्स या डाउ का देते हैं, चाहे वो स्टेट हो, लेकिन क्या है कोर्स जो सिलेबस है ना वो सेम है। लेकिन उसको आपको पता क्या चलेगा कि कौन सी चीज़ें टॉपिक्स आ रही हैं पेपर में, ठीक है, और उनको किस तरह से तैयारी करना है। तो उसके लिए ये दो वीडियो है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है जो आपको बता सकती है कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपने उनको कैसे तैयारी करनी है, उनको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक आगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है और इसका क्या रिलेशनशिप है, कब कम और ज़्यादा होती है। तो मैं आपको आपके सामने इसकी एक्सप्लेनेशन लेके आता हूँ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है और ये कब कम और कब ज़्यादा और डिक्रीज होती है। केयरफुली आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अपना जो आप लोगों का है नोटिस आप लोग इस स्लाइड्स पे करें और जो ऑडियो मैं स्पीकअप कर रहा हूँ आप इसको केयरफुली सुनते जाइए। बेहतर ये होता है कि आप लिख लें तो बेहतर होता है, और दूसरा ये जो मैं फिर सेम बार रिपीट कर रहा हूँ बार बार देखेंगे तो आप लोगों को इसकी समझ आएगी, स्पेशली ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों के लिए ज़रूरी है इस वीडियो को 10 बार देखना ताकि आप लोग मंडे का क्विज़ अच्छी तरह दे सकें। तो सबसे पहले मैं आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डेफिनेशन लेके आता हूँ। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक टेंडेंसी होती है एटम की। टेंडेंसी ऑफ एटम का मतलब है कि एटम की ये कोशिश होती है कि वो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज़ डिफाइंड टू टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो एटम होते हैं उसके शेल में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी टेंडेंसी कि वो एक दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लें। गाइस केयरफुली ध्यान से सुने, इसकी डेफिनेशंस को आप लोग इसका गलत मतलब यानी कि निकाल लेते आप लोगों को सही तरह समझ में नहीं आती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एटम की वो कोशिश जिसमें उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोशिश करता है एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। लेकिन अब इसका क्या रिलेशनशिप है, ये कब डिक्रीज़ करती है और कब इंक्रीज़ करती है, मैं आप लोगों के सामने इसको लेके आता हूँ, तो आप लोग इसको केयरफुली सुनिएगा। गाइस देखें, एक एटम होता है, उसकी डिफरेंट शेल्स होती हैं, लाइक उसकी एक शेल हो सकती है, दो शेल हो सकती हैं, तीन शेल एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अब ये कब इंक्रीज़ करती
ये कब डिक्रीज़ करती है? कहता है इट डिक्रीजेज़ फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। टॉप क्या होता है? टॉप होता है हाईएस्ट शेल, जिसको आप लोग स्टेट शेल बोलते हो, ठीक है। उससे बॉटम को जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, वो डिक्रीज़ कर रही है, यानी कि सबसे जो आखिरी वाली शेल है और सबसे जो हाईएस्ट शेल है, हाईएस्ट शेल की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, उससे नीचे वाले की उससे कम होगी, और उससे नीचे वाले की उससे कम, एंड सो ऑन। तो आप कह लें कि ये असेंडिंग आर्डर है, ऊपर से नीचे, यानी कि सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा, ठीक है। देन यानी कि वो क्या कर रहा है कि वो डिक्रीज़ करी जा रही है, ऊपर पे सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा है, फिर उससे नीचे आती है, उससे कम, उससे नीचे, उससे कम, एंड सो ऑन। गाइस, तो ये थे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेकिन मैं फिर आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस बता दूं उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो नम्स यूएचएस ईटा का टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए भी, नम्स के जो ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स, आप जिनका कल क्विज़ है मंडे को, ठीक है, उनके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को कम से कम आप लोग 10 से 12 बार देखें। ना सिर्फ इस वीडियो को बल्कि पिछली 5 वीडियो, जिसमें 2 वीडियोस फिज़िक्स की हैं और 3 केमिस्ट्री की हैं, ठीक है, वो भी इसी चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल गुरु में अपलोड कर दी गई हैं, ठीक है। आप उन वीडियोस को भी कम से कम 10 से ज़्यादा बार देखें। अगर आपने देख ली हुई है, उनकी तैयारी की है, लेकिन आप उसको फिर देखें, क्योंकि जो मंडे को जो आप लोगों का क्विज़ है दैट इज़ आलमोस्ट अ कंसेप्चुअल वन, उसमें 15 क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए उन सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो नम्स ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट हैं, जो 5 PM 7 PM आप लोगों का मंडे का क्विज़ है, तो आप लोगों ने इस वीडियोस को कम से कम 10 बार देखना है। और हर वो स्टूडेंट जो नम्स यूएचएस ईटा में अपीयर हो रहा है, उससे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बार बार देखें और शेयर करें, ताकि आप लोगों को फिजिक्स और नम्स में और केमिस्ट्री में आप लोगों के नम्स और यूएचएस में फुल मार्क्स आएँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नम्स के टेस्ट की डेट बताएंगे, आपको वो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाए। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के से मुस्तफ़ीद और इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।